हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 से लेके अध्याय 8 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आज के एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 में दिया है भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, संघवाद से आशय है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, देश में एक से अधिक संघों के होने से। नेक्स्ट है आपका तीसरा में है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान। चौथे में है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, तो आपका उत्तर होगा डी नंबर प्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है, तो आपको उत्तर में लगाना है डी नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्यकर्ताओं कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समृद्धि, तो यहाँ पे आपको लिखना है समवृद्धि सूचना में समाहित है। दूसरा है हमारे देश में सरकार, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 3 स्तर पर कार्य करती है। तीसरे में है राष्ट्रीय, तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय भरना है, राष्ट्रीय महत्व के मामले पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। चौथे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। पाँचवें में है संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न क्रमांक 7 में है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आपको उत्तर में लिखना है किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है न्याय की स्थापना, दूसरा में है आदर्शों को समूहबद्ध करना, और तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। इसके बाद आता है आपका 8वां में है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको उत्तर में लिखना है नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसीलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां में भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे, तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में संघवाद से क्या तात्पर्य, तो आपको उत्तर में लिखना है संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और ऐसे स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। 12 में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, सरकार ने तीनों अंगों के नाम लिखे कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है,
14 में है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो आपको उस उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निसंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का खंड क्यों जोड़ा गया, तो आपको उत्तर लिखना है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इसके बाद आता है आपका 16 में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में है हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया, तो आपको उत्तर में लिखना है विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों की इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहला प्रश्न आता है आपका धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय राज ने धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दूसरे में है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको उत्तर में लिखना है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है, तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों को उल्लेखित किया गया है। पहला है आपका कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरे में है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। और तीसरे में है राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है, तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों से हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। पाँचवें में है फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए। उत्तर है फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रूस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये अध्याय 3 में है संसद तथा कानूनों का निर्माण।
पहला प्रश्न आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में फ़ायदा हुआ? तो आपको जो है सही उत्तर लगाना है ए नंबर, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। इसके बाद आता है आपका दूसरा में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 245, आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए? तो आपको उत्तर में लगाना है ए नंबर 12। चौथे में है भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो आपको लगाना है राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वयस्क मताधिकार में मत देने के लिए आयु आपको यहाँ पे भरना है 18 वर्ष निर्धारित है। दूसरा में लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 होती है। तीसरे में है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चौथे में है लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं, तो आपको ये भरना है। पाँचवें में है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है, तो आपको इस तरह से भर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? उत्तर में लिखना है हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 7 में है संसद किसे कहा जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 9वां में है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10 में है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11 में है संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है? तो आपको उत्तर में लिखना है प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। 12 में है नए कानून किस तरह बनाते हैं? तो आपको लिखना है कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? तो आपको उत्तर में लिखना है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। पहला है उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। दूसरा है अखबारों में लिख सकते हैं। तीसरा है टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथे में लोकतंत्र में आम नागरिक सांसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। 14 में विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो आपको लिखना है विधायिका और कार्यपालिका में निम्न अंतर है। पहला है विधायिका को लोकसभा कहा जाता है जबकि कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। दूसरा में विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है जबकि कार्यपालिका विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत आती है जबकि कार्यपालिका
प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका 15 में है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज और स्याही की खपत को कम करते हैं, जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आपके अध्याय का नाम है न्यायपालिका। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर होगा न्यायपालिका। नेक्स्ट आता है आपका, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है अपराधों पर अंकुश लगाना, दोषी को दंडित करना, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना, न्यायालयों के काम के बोझ को घटाना। सही उत्तर होगा न्याय तक ज़्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, कौन सी बात फौजीदारी कानून से संबंधित है। व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से, ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है, जब प्रभावित पक्ष याचिका दायर करे, जब अदालत राहत की व्यवस्था करे। तो इसका सही उत्तर होगा ऐसे व्यवहार से जिसे कानून अपराध मानता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। उत्तर है न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का निपटारा करती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, न्यायिक समीक्षा को समझाइए। उत्तर है यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। उत्तर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। जब न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित ना हो, तब हम इस प्रकार की न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, यह कहाँ स्थित है। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंसी शहरों में की गई। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय है, लिखिए। विभिन्न स्तरों की अदालतों का एक दूसरे से जुड़ा होना एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहलाता है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 11, फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे अंतर लिखना है, एक साइड है फौजदारी कानून, दीवानी कानून। फौजदारी कानून में है ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना है, जैसे चोरी, हत्या आदि। दीवानी कानून में लिखना है इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से है, जैसे जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी आदि। नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट, इसमें आमतौर पर FIR दर्ज कराई जाती है, फिर पुलिस जांच करती है कि अदालत में केस फाइल होता है। फिर दीवानी कानून में लिखना है इसमें प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। तीसरा पॉइंट है यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सजा या जुर्माना किया जाता है। दीवानी कानून में लिखना है तीसरा पॉइंट, इसमें परिस्थिति के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है, इसे कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। उत्तर में लिखना है जिस व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।
अध्याय 5 का संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? तो आपका राइट आंसर होगा 8%। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, संथाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद तीसरा, उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत है न्यामगिरी पर्वत। इसके बाद चौथा है आपका, आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर में लिखना है, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। पहला है कीमती इमारती लकड़ी, दूसरा है सोने व चांदी के अयस्क, तीसरा है पशु उत्पाद शहद आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, आदिवासी लकड़ी सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? इसका उत्तर है, आदिवासी लकड़ी सोमा आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसलिए कहती है ताकि वह आदिवासी समाज की सच्चाई को जनता तक पहुंचा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8, सामान्यतः आदिवासियों जनजातियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर में लिखना है, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? उत्तर है, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों में ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगल पर पूरा नियंत्रण भी था, इसीलिए आदिवासी रियासतों और राजवाड़ों के बीच अधीन नहीं रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 10, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो रहे हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं? उत्तर में लिखना है, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार चुना गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों से 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? उत्तर में लिखना है, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद रेजिन और
गोंद रेजिन और डाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है। उत्तर है अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के प्राकृतिक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। पार्ट 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2006। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया। इसका उत्तर होगा अस्पृश्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ है सन 1989 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में है इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है। उत्तर में लिखना है इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना धार्मिक संतावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी की रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 6 जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उत्तर में लिखना है सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला है मुक्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा। दूसरा है शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून बनाए गए। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया। उत्तर में लिखना है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 8 है एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना। उत्तर में है एक विशेष समुदायों के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए पढ़ाई लिखाई को जिम्मेदार माना। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान हैं। उत्तर में लिखना है केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी व उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण की वनवासियों के अधिकारों में आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 10 आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए। उत्तर है आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 11 भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान हैं।
उत्तर है भारतीय संविधान में छुआछूत को रोकने के लिए अनुच्छेद 17 व अनुच्छेद 15 है। उनमें से अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया और अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 12। हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है? उत्तर है हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा है, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। पार्ट 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, प्रश्न क्रमांक पहला, हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है निगम कर से। दूसरा है, पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, जनसाधारण को जन सुविधाएं मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। राइट आंसर होगा सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, बजट में नहीं दर्शाया जाता है। सही उत्तर होगा डी नंबर, आगामी चुनाव की योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है? उत्तर है, इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 6, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं? उत्तर है, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ का पानी खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 7, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताइए। दूषित पानी से होने वाली 5 बीमारियाँ, पहला है दस्त, दूसरा पेचिश, तीसरा हैजा, चौथा डायरिया, 5वां है मलेरिया। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है? उत्तर में लिखना है, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा ब्याज अदायगी पर व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, जलापूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए। उत्तर में लिखना है, जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10, आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। उत्तर में लिखना है 5 जन सुविधाओं के नाम, पहला है बिजली, दूसरा है सार्वजनिक परिवहन, तीसरा है विद्यालय, चौथा है स्वास्थ्य, 5वां है स्वच्छता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11, निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती है? उत्तर है, निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि इसलिए नहीं लेती है क्योंकि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, जबकि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 12, केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार के आय के स्रोत, पहला है आयकर, दूसरा निगम कर, तीसरा कर और देयताएं, चौथा है सीमा शुल्क आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर है, जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसी कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया, उदाहरण बोलीविया आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 14, पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही है। क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है? उत्तर में लिखना है, प्राप्त जन सुविधाएं, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है? पहला है पेयजल व्यवस्था, सुधार की आवश्यकता में लिखना है नहीं। दूसरा है आवास की आवश्यकता में नहीं। तीसरा है संचार के स्थान, इसमें नहीं। शिक्षा,
सुलभ शौचालयों सुधार की आवश्यकता है, हाँ। बिजली आपूर्ति सुधार की आवश्यकता है, हाँ। तो अध्याय 8 में है कानून व सामाजिक न्याय। पहला क्वेश्चन है मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। आपका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम वेतन कानून। दूसरा है विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। उत्तर होगा आपका विकसित देशों का सद्भाव। इसके बाद नेक्स्ट है बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा पावर लूम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथे में भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपका उत्तर हो जाएगा इस घटना से कोई जन। इसके बाद पाँचवें में है सरकार द्वारा बनाए कानून निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते। दूसरा है मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। तीसरा में है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कथन 2 व 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरना है आपको सुरक्षा कानूनों, सेकंड में भरना है आपको कम, तीसरे में भरना है आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, चौथे में आपको भरना है कानून और पाँचवें में भरना है आपको कमज़ोर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। आपको उत्तर में करना है न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती है। 8 में है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई। आपको उत्तर में कहना है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसीलिए हुई ताकि मजदूरों को मेहनता कम ना मिले। इसके बाद 9 में है पावर लूम किसे कहते हैं, इसमें कौन काम करते हैं। आपको उत्तर में लिखना है बिजली से चलने वाले कार्गो को पावर लूम कहते हैं। इनमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम पर लगाए जाते हैं। 10वें में सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है। आपको उत्तर में कहना है सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 11 में है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। उत्तर में लिखना है शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने पर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 में सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल क्यों बनाया गया। आपको उत्तर में करना है सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बाल मजदूरी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। इसके बाद आता है आपका 13 में यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। आपको उत्तर में कहना है यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना निम्नलिखित कारणों से खोला। पहला है सस्ता श्रम, दूसरा है यह मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़रूरत नहीं होती। 14 में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में क्या अंतर थे लिखिए। आपको उत्तर में करना है अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपको उत्तर में करना है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। 16 में है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के इस्तेमाल से क्या लाभ होते हैं। आपको उत्तर में करना है CNG ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है। साथ ही हवा में विषैले पदार्थों का स्तर कम दिखाई पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में करना है न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े
निर्णयों का मजदूरों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। दूसरा है, बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। 18 में यह पता लगाइए आपके क्षेत्र में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वे हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। विवरण लिखिए। तो आपको उत्तर में कहना है पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण होने से हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी दूषित होती जा रही है और तेज़ी से उसका संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। हम लोग एक प्रदूषित दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर वायु, जल, भोजन सभी चीज़ें दूषित होते जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में है, मजदूर यूनियन संगठन मजदूरों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको उत्तर में करना है मजदूर यूनियन। आमतौर पर मजदूर यूनियन कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों को भी यूनियनें हो सकती हैं, जैसे घरेलू नौकरी की यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।